स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में अधिगम के स्थानांतरण या प्रशिक्षण के स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। कई बार पहले सीखी गई अनुक्रिया या व्यवहार का बाद में सीखी जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को अधिगम, स्थानांतरण या प्रशिक्षण के अंतरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको आगे हम अभी उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अनुक्रिया दूसरे अनुक्रिया को प्रभावित करती है। उसके पहले हम पोस्टमैन के द्वारा दी गई परिभाषा को पढ़ते हैं। तो पोस्टमैन ने बताया कि अधिगम अंतरण के अध्ययनों का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है। यानी जो पहले सीखी गई अनुक्रिया है वह बाद में जो अनुक्रिया सीखी जा रही है उसमें हेल्प कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसका अध्ययन करना ही अधिगम स्थानांतरण का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दूसरा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के बारे में, जो कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया या व्यवहार का वर्तमान में सीखी जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में पहले सीखी गई अनुक्रिया बाद की सीखी जाने वाली अनुक्रिया में हेल्प करती है। जैसे अगर एक लेडी है, वह कार चलाना जानती है, वो कार अच्छे से चलाती है और बाद में उसका इंटरेस्ट आता है कि वह ट्रक भी चलाए, तो जो उसके कार चलाने की स्किल है उसको ट्रक चलाने के टाइम पर हेल्प करेगी। इसे ही पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है कि उसकी जो पहले की स्किल है वो पॉजिटिवली उसको इफ़ेक्ट डाल रही है, प्रभाव पड़ रहा है लेकिन पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही अगर हम नीचे के पिक्चर पर नज़र डालें तो एक बच्चा है जिसे मैथ लगाना बहुत पसंद है। वह मैथ को आसानी से समझ जाता है और मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर वह बच्चा जब फिजिक्स का अध्ययन करने जाता है, फिजिक्स की स्टडी करता है, तो जो मैथ उसने पहले सीख रखा है उसकी यह स्किल उसको फिजिक्स सीखने में मदद करेगी। यानी यहाँ भी पहले सीखी गई अनुक्रिया का वर्तमान में सीखी जाने वाली अनुक्रिया पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रेनिंग का या लर्निंग का, वो पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है या पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वह कैसे काम करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के बारे में, जो कि है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया या व्यवहार का वर्तमान में सीखी जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी वह जो वर्तमान में अनुक्रिया सीखी जा रही है उसमें हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक टेनिस प्लेयर है और काफ़ी लंबे समय तक वह टेनिस खेलती है। उसके बाद यदि वह बैडमिंटन खेलने जाती है तो जो उसकी
टेनिस खेलने की स्किल है, उसकी योग्यता जो है टेनिस खेलने की, और उसने इतने लंबे समय तक जो टेनिस खेलने की प्रैक्टिस की है, वह बैडमिंटन खेलने में बाधा उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि टेनिस में जो शॉट लिए जाते हैं वो पैरेलल शॉट होते हैं, और जबकि जो बैडमिंटन में शॉट लिए जाते हैं, आपने खेला होगा बैडमिंटन और या टीवी में भी देखा होगा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बैडमिंटन को ऊपर, शटल को ऊपर भेजा जाता है, जबकि टेनिस में पैरेलल शॉट खेले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले सीखी गई अनुक्रिया बाद में सीखी जाने वाली अनुक्रिया में बाधा बन रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वह बाद में आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है या पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, उसको वहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो उसकी पहले की सीखी गई व्यवहार है, वह बाद के व्यवहार को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम अधिगम स्थानांतरण के बारे में, जो कि है शून्य अधिगम स्थानांतरण, यानी जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया का वर्तमान में सीखी जाने वाली अनुक्रिया पर ना तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है, ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि अधिगम स्थानांतरण क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और कैसे पहले सीखी गई अनुक्रिया बाद के व्यवहार पर धनात्मक या ऋणात्मक या कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और जिनकी वजह से कई बार जो अधिगम का प्रोसेस है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो बड़ी शीघ्रता से ही पूर्ण हो जाता है। तो कई बार इनकी वजह से अधिगम की प्रक्रिया में देरी होती है या काफ़ी समय लग जाता है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला कारक है अधिगम सामग्री का स्वरूप, जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला है सार्थकता, यानी जो सीखे जाने वाली सामग्री है उसकी सार्थकता या निरर्थकता निर्धारित करती है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह कितनी जल्दी पूर्ण होगा। यहाँ पर देखें लिखा गया है कि सीखे जाने वाली सामग्री की सार्थकता या निरर्थकता अधिगम सामग्री को प्रभावित करती है। निरर्थक पदों को याद करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है एवं सार्थक पद व्यक्ति आसानी से सीख लेता है। यानी यहाँ पर निरर्थक पदों से मतलब है कुछ ऐसे पद जिनका कोई सेंस ही ना निकल रहा हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ग्रुप है वर्ड्स के। एक ग्रुप में अर्थहीन पद है, मीनिंगलेस वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं है, और दूसरे साइड में है मीनिंगफुल वर्ड जो एक सेंस रखते हैं, जिनकी एक मीनिंग है। अगर आपको इन दोनों ग्रुप्स को याद करने को दिया जाए तो आप किस ग्रुप को आसानी से याद कर ले जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप सेकंड ग्रुप यानी जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक मीनिंग है, उनका एक अर्थ निकल रहा है। जबकि जो पहला ग्रुप है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो आपको पहले ग्रुप को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, इसको एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। तो इसीलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में निरर्थक एवं सार्थक पदों का काफ़ी महत्व बताया गया है। दूसरा है हमारा सरलता या जटिलता। अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्ति सरल सामग्री को
जटिल सामग्री की अपेक्षा आसानी से सीख लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको 2 का टेबल दिया जाए याद करने के लिए, उसको 2 का टेबल दे दिया जाए तो वो उसको आसानी से सीख जाएगा, आसानी से याद कर सकता है। लेकिन अगर उसको 9 का टेबल दे दिया जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसको 9 का टेबल दिया जाए तो उसको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगम सामग्री से पूर्व परिचय। यानी जिस सामग्री को आपको सीखना है या याद करना है, अगर उस सामग्री से आप पहले से ही परिचित हैं तो हम उसको आसानी से सीख ले जाते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है और जो आपका पेपर है उसको आप पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार उसको पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर एग्ज़ाम से पहले आप उसको पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ को याद करने में या सीखने में ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि आप उस सामग्री से पहले से ही परिचित हैं, आप ऑलरेडी उसको पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि परिचित सामग्रियों का अधिगम अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। सामग्री जितनी परिचित लगती है, अधिगम उतनी आसानी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पदों में समानता। यदि सीखे जाने वाले पदों में समानता होती है तो उनका भी अधिगम शीघ्र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब पद है नाइट, फाइट, माइट, राइट, ये सब क्या है? ये समान पद हैं, तो इनको व्यक्ति आसानी से याद कर ले जाता है। नेक्स्ट, अधिगम सामग्री की मात्रा। यानी जो अधिगम की जो सामग्री है वह अगर कम होती है तो व्यक्ति आसानी से सीख ले जाता है, और यदि अधिक होती है तो उसको उसमें ज़्यादा समय लगता है। लास्ट है हमारा अधिगम सामग्री की विधि एवं परिस्थिति। पहले हम देखेंगे अधिगम की विधि। अधिगम सामग्री लंबी एवं जटिल होने पर विराम विधि अधिक उपयोगी होती है तथा अधिगम सामग्री छोटी एवं सरल होने पर अविराम विधि अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होती है। इसको देखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको दे दिया जाए 4 स्टेंजे का पोएम याद करने के लिए, 16 लाइन की उसको पोएम दे दी जाए याद करने के लिए, तो उसके लिए क्या है, वो काफ़ी टफ है। तो यहाँ पर कौन सी विधि काम आती है? विराम विधि। विराम विधि का मतलब है कि उसने 4 लाइन पढ़ी, उसके बाद उसने क्या किया, विराम किया, मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। फिर उसने नेक्स्ट 4 लाइन पढ़ी, फिर रेस्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट 4 लाइन पढ़ी, फिर रेस्ट कर लिया। इस तरीके से वो 4-4 लाइन करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सीखता है, तो वो आसानी से सीख जाता है। लेकिन जब सामग्री छोटी हो और आसान हो तो वह एक बार में ही उसको सीख सकता है। इसके लिए यहाँ पर अविराम विधि अधिक उपयोगी होगी। यानी वो क्या करता है, 4 लाइन का पोएम है और उसने एक बार में ही उसको याद कर लिया। लेकिन अगर सामग्री लंबी है, जटिल है, और हम अविराम विधि का उपयोग करें, एक ही बार में उसको याद करने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि वो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए अधिगम के दौरान विधि का सही चुनाव आवश्यक है। अब हम बात करते हैं अधिगम की परिस्थिति के बारे में। यानी आप किस परिस्थिति में बैठकर, किस परिस्थिति में हैं रहते हुए अधिगम कर रहे हैं या चीज़ों को सीख रहे हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसी जगह पर आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। उसकी बजाय अगर आप एक शांत माहौल में बैठे हुए हैं तो आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए परिस्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी अनुक्रिया को सीखने में। इस तरह से हमारा अधिगम का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको इसके अंतर्गत बताई गई सभी सिद्धांत समझ में आए होंगे और अब तक उन्हें आप लोगों ने नोट करके अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो
इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा मेमोरी या स्मृति। धन्यवाद।